बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 106 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 107 मुलाहिजा फरमाएं। जो अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार हो किसी दूसरी औरत से वफा कैसे कर सकता था। उस्मान ने अचानक उसे खींचकर पलंग पर गिरा दिया, लेकिन शाहपरी बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। अब मैं चलूंगी, शाहपरी मुस्कुराते हुए बोली। बहुत चालाक हो, हर बार निकल जाती हो, उस्मान बोला। शारिक और समीना वाले मंसूबे के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी, शाहपरी ने कहा। उस्मान उठकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त नीचे कोई बर्तन गिरने की आवाज सुनाई थी। ओह, शायद कोई जाग गया है, मैं चलती हूँ, शाहपरी ने कहा और तेज से कदम उठाती हुई कमरे से निकल गई। उस्मान पहले की तरह हाथ मलता रह गया। वो लोग रात के 10 बजे घर से निकले। नर्स रजिया भी शाम से पहले पहुंच गई। इस ग्रुप में समीना, शाहपरी, नर्स रजिया, नौलखा, तफैल और उस्मान शामिल थे। इन सब के जिस्मों पर पुराने लिबास थे। उस्मान आमतौर पर पैंट शर्ट पहनता था, लेकिन आज वो भी शलवार कमीज पहनकर आया था। वो सब के सब पिस्तौलों से लैस थे, जो उन्होंने अपने अपने लिबासों में छुपा रखे थे। वो लोग गलियों से निकलकर सड़क पर इस तरह चल रहे थे जैसे खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले हों। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपने उंगलियों में किसी कदर तब्दीली की थी। इंस्पेक्टर उस्मान क्लीन शेव था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर गुच्छेदार बड़ी बड़ी मूंछें नजर आ रही थी, जिससे उसका चेहरा बड़ी हद तक तब्दील हो गया था। नौलखे के चेहरे पर भी सफेद मूंछें थी, जो ऊंटों के कोनों से नीचे की तरफ झुकी हुई थी। अलबत्ता तफैल के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं की गई थी। समीना, नर्स रजिया और शाहपरी के चेहरों पर कई जगहों पर नीले खाल नजर आ रहे थे। जो खाना बदोश औरतें आमतौर पर चेहरों की खूबसूरती के लिए इस किस्म के खाल बनवा लेती हैं। और तीनों के कानों में छोटी बड़ी कई कई बालियां थी और नाकों में नथनियां भी नजर आ रही थी। इन सब चीजों से उनके उड़िए भी बड़ी हद तक तब्दील हो गए थे। ये तमाम चीजें आज ही उस्मान ने बाजार से खरीदी थी। तेजाब आते वाले चौक पर उन्हें 2 टैक्सियां मिली। एक टैक्सी में नर्स रजिया, शाहपरी और तफैल बैठ गए, जबकि दूसरी टैक्सी में समीना, नौलखा और उस्मान बैठे। उस्मान आगे की सीट पर था। पौने 11 बजे के करीब वो टैक्सियां दरियाए रावी के पुल वाले चौक पर रुक गई और वो सब नीचे उतर आए। उन टैक्सियों को फौरन ही वहां से सवारियां मिल गईं। वो लोग कुछ देर चौक पर खड़े इधर उधर देखते रहे, फिर बंद रोड की तरफ चलने लगे। तकरीबन 20 मिनट बाद उस जगह पहुंच गए जहां सड़क की ढुलान पर डेरा लगा हुआ था। उस्मान आज दिन में भी इस तरफ आकर बूढ़े खाना बदोश से मिला था और उसे बताया था कि वो लोग आज रात आ जाएंगे, इसलिए बूढ़ा अपने अफराद खाना के साथ वहां से रवानगी के लिए तैयार था। बूढ़े ने उन्हें बताया कि वो अपना मुतबादल इंतजाम कर चुका है। वो लोग जैसे ही आएंगे वो अपने बंदों को लेकर वहां से निकल जाएगा। सड़क पर बसों की आमदोरफ्त जारी थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक सड़क पर खड़े रहने की बजाय ढुलान उतरकर डेरे के सामने आ गए। एक छूलदारी में लालटेनें जल रही थी और बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस्मान ने बूढ़े का नाम लेकर पुकारा तो वो फौरन ही बाहर आ गया। आ गए तुम लोग, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बूढ़े ने कहा और उन्हें छूलदारी में ले आया। वो लोग जैसे ही रोशनी में आए, बूढ़ा और उसके साथ उन्हें देखकर चौंक गए। उन सब के उड़िए बूढ़े के अपने अफरादे खाना से मिलते जुलते थे। नर्स रजिया तो वाकई बूढ़ी लग रही थी। दूसरी बुढ़िया उसे बड़े गौर से देख रही थी। तुम्हारा वो साथी कहाँ है जो मुझसे मिलता जुलता है, उस्मान ने बूढ़े से पूछा। हमने सब्जी मंडी के दूसरी तरफ डेरा डाला है। मेरा दामाद शाम को जानवरों को लेकर उधर ही चला गया था, बूढ़े ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों को खामोश होने के बाद बोला, अब हम चलें? 1 मिनट, उस्मान ने कहा और समीना की तरफ रुख करके बोला, तुम लोग दूसरी छूलदारी में जाकर उन औरतों के साथ कपड़े तब्दील कर लो। समीना वगैरह उन तीनों औरतों को लेकर दूसरी छूलदारी में चली गई। वो तकरीबन 15 मिनट के बाद वापस आई थी। लिबास तब्दील करने के अलावा उन्होंने उन औरतों की सफेद और काली प्लास्टिक की चूड़ियां भी उतरवा कर पहन ली थी। उन तीनों की बाहों में अब कूनियों तक चूड़ियां ही चूड़ियां थी, जिससे वो बंजारने ही लग रही थी। उस्मान ने जेब से 200 रुपए निकालकर बूढ़े के हाथ में थमा दिए। लो, ये रख लो, चौक पर जाकर बच्चों के लिए मिठाई ले लेना और तांगे पर बैठ जाना। अब तुम लोग जाओ। बूढ़े ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने घर वालों को लेकर डेरे से निकल गया। उस्मान उन्हें जाते देखता रहा और जब वो लोग सड़क पर काफी दूर निकल गए तो वो छूलदारी में आ गया। अब क्या प्रोग्राम है, उसने समीना की तरफ देखते हुए कहा। डिगडिगी भिजाएंगे और क्या करना है, समीना की बजाय नौलखे ने कहा। 2-3 दिन हमें यहाँ रहना पड़ेगा। इसी दौरान हम ज्यादा से ज्यादा हाजी के आदमियों की नजरों में आने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही हम कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि वो हमारी तरफ मुतवज्जो हों और खुद ही करीब आने की कोशिश करें। इस तरह हमें आते में दाखिल होने का मौका मिल जाएगा, समीना ने कहा। और अगर उन्हें कोई शुबा हो गया तो, उस्मान बोला, तो उस वक्त जो सूरत हाल होगी उसी के मुताबिक कदम उठाया जाएगा, समीना ने कहा। एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, तफैल दखल अंदाजी करते हुए बोला। मैं जब इन बंजारों के बारे में मालूमात करने आया था तो मुझे एक बात ये भी मालूम हुई कि ये लोग पीने के पानी उसी आते से लेकर आते थे। नल आते के फाटक के अंदर की तरफ है। पहले एक मरतबा इनकी एक जवान औरत पानी लेने गई थी, उसे शायद छेड़ा गया था। उसके बाद वो बुढ़िया पानी लेने जाने लगी। गुड, समीना मुस्कुराई। कल मैं पानी लेने जाऊंगी, इस तरह हमें मौका मिल सकता है। वो उठकर छूलदारी से बाहर आ गई और ये आते की तरफ देखने लगी। उसके दूसरे साथी भी बाहर आ गए। ये लोग चूंकि बुलंदी पर थे, इसलिए आता पूरी तरह इनकी नजरों में था। गेट के अंदर और बाहर की तरफ एक एक बल्ब था,
लेकिन वो कम वाट के बल्ब थे और उनकी रोशनी ज्यादा दूर तक फैल नहीं रही थी। गेट के आसपास तो कोई नजर नहीं आया, अलबत्ता कॉटेज के बरामदे में कुर्सियों पर 2 आदमी नजर आ रहे थे। वहाँ शायद 40 वाट का बल्ब जल रहा था। रोशनी दिए की तरह थी और इतनी दूर से उन आदमियों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ तो समझो ये काम शुरू हो गया, समीना ने जवाब दिया। वो रात देर तक बातें करते रहे और जब सोना चाहा तो ढंग से नींद भी नहीं आ सकी थी। हर 2-3 मिनट बाद कोई ना कोई माल बरदार ट्रक या बस वहां से गुजर रही थी। बसों के शोर में सुकून की नींद सोना मुमकिन नहीं था। सुबह बहरहाल वो जल्दी उठ गए। दिन की रोशनी में उन्होंने डेरे के असासे का जायजा लिया। एक दरमियाने साइज का ड्रम था जो पानी के लिए रखा हुआ था, एक मटका और एक बाल्टी। मटके में थोड़ा पानी था मगर बाल्टी खाली थी। 2-3 पतीलियां थी जो धुएं से स्याह हो चुकी थी। एक कैतली, चीनी पत्ती के डिब्बे और इसी किस्म की चीजें थी जो चंद रुपयों में आ सकती थी। एक तरफ ईंटों का चूल्हा बना हुआ था जिसके करीब ही खुश्क लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। शाहपरी ने ड्रम के पानी से मुंह हाथ धोया और आंचल से मुंह पूंछकर चूल्हे में लकड़ियां जलाने लगी। समीना और नौलखा वगैरह ने भी मुंह धो लिया। ओए तफील, नौलखा अपनी कमीज की अंदर वाली जेब में हाथ डालते हुए बोला, ये पैसे ले और चौक से जाकर कुछ खाने को ले आ। हलवा पूरी लेकर आना यार, कई दिनों से दिल चाह रहा था, अभी लाता हूँ जी। तफैल ने उसके हाथ से 100 का नोट लिया और डेरे से निकलकर चौक की तरफ चल पड़ा। शाहपरी ने चूल्हे में आग जलाकर कैतली में चाय का पानी रख दिया। उसने पत्ती डालकर बगैर दूध के चाय बनाई जो बड़ी लजीज और खुश जायका थी। वो लोग चाय पी चुके थे तो तफैल हलवा पूरी लेकर आ गया। नाश्ता उन सब ने इकट्ठे ही किया। शाहपरी को दोबारा चाय बनानी पड़ी। तफैल और उस्मान। नाश्ते के बाद नौलखे ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग 2-3 घंटों के लिए डेरे से इधर उधर चले जाओ। अगर सब लोग यहाँ रहे तो उन लोगों को शुबह हो जाएगा। रावी की सैर कराओ। समीना, नौलखे ने अब समीना को मुखातिब किया, मुझे तो सामने वाले आते में सिर्फ 3 आदमी नजर आ रहे हैं। तू जा वहां से पानी की एक बाल्टी ले आ। इस तरह कुछ सूरत हाल का अंदाजा भी हो जाएगा। समीना ने आते की तरफ देखा। वहां 3 ही आदमी थे जो गेट के अंदर की तरफ दरख्त के नीचे चाय पी रहे थे। समीना ने बाल्टी उठाई और डुलवान से उतरती हुई सरवत रोड पार करके गेट की तरफ चलने लगी। वो जैसे जैसे करीब पहुंच रही थी उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे अंदेशा था कि अगर उसे पहचान लिया गया तो वो जिंदा वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन फिर ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि हाजी के चंद करीबी साथियों के अलावा और कोई उसे नहीं पहचानता। गिरोह के आम आदमी उसे नहीं पहचान सकेंगे। वो गेट के करीब रुक गई और होले होले से दस्तक दी। तकरीबन 1 मिनट बाद गेट का छोटा दरवाजा खुला। वो शख्स शक्ल ही से बड़ा खरांट लग रहा था। उसके कंधे पर कलाशिनकोफ राइफल लटकी हुई थी। समीना को देखकर उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी। साहब जी, समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बाल्टी पानी चाहिए जी। आओ आओ, 1 बाल्टी क्या 10 बाल्टियां ले जाओ। वो शख्स कहते हुए रास्ते से एक तरफ हट गया। समीना अंदर दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कन कुछ और ही तेज हो गई। दरख्त के नीचे चारपाई पर 2 आदमी बैठे हुए थे। उन दोनों के पास भी कलाशिनकोफ राइफलें थी। वो दूसरी कहाँ है? गेट खोलने वाले गनमैन ने समीना की तरफ देखते हुए सरगोशी की। एक दफा आई थी, फिर वो बुढ़िया आने लगी। पता नहीं जी वो क्यों नहीं आई। आज माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मुझे आना पड़ा, समीना ने कहा। रोजाना तुम आ जाया करो ना, वो शख्स बोला। आओ पानी भर लो। नल दाईं तरफ वाले कमरे की पिछली तरफ था। समीना ने मुड़कर देखा। चारपाई पर बैठे हुए आदमी नजर नहीं आ रहे थे। उस शख्स ने नलका खोल दिया और समीना के बाजू पर चुटकी काट ली। समीना के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। क्यों छेड़ते हो जी? उसने गनमैन की तरफ देखते हुए कहा। और इस छेड़छाड़ी में तो जिंदगी के मजे हैं। गनमैन ने एक और चुटकी काटी। ये 10 रुपए रख ले, कोई चीज ले लेना, मेरा कोई साथी इधर आ रहा है। उसने 10 का नोट जबरदस्ती समीना के हाथ में थमा दिया और सीधा खड़े होते हुए बोला, ओए बीबी, तुम्हें डर किस बात का है? जब जरूरत हो आकर पानी ले जाया करो। पानी भी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मना किया जाए? गनमैन का दूसरा साथी चंद कदम दूर खड़ा मानिखिल ददरों से उसकी तरफ देख रहा था। बाल्टी भर गई तो समीना ने नलका बंद कर दिया। वो जैसे ही बाल्टी उठाने के लिए झुकी, पहले गनमैन ने झुककर बाल्टी उठा ली। चल, मैं फाटक तक बाल्टी पहुंचा देता हूँ, और चाहिए तो आकर ले जाना। उसने गेट के बाहर तक बाल्टी पहुंचा दी। समीना ने बाल्टी उठाई और डेरे की तरफ चलने लगी। उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी में 10 रुपए का नोट दबा हुआ था। डेरे पर पहुंचकर उसने बाल्टी मटके में उंडेल दी और नौलखा के सामने बैठकर मुट्ठी खोल दी। ये क्या? नौलखे ने नोट देखकर कहा। चारा। समीना मुस्कुराई। वो कमीना समझता है कि मुझे 10 रुपए में जेर कर लेगा। मैं भी देखूंगी उसे। एक बाल्टी और ले आऊं। वो बाल्टी उठाकर दोबारा अहाते की तरफ चल पड़ी। इस मर्तबा उस शख्स ने न सिर्फ समीना के 2-3 चुटकियां काटी बल्कि चंद जुमले भी कसे थे। समीना उसकी इन हरकतों पर मुस्कुरा कर रह गई। उस रोज शाम से जरा पहले वो पानी लेने गई तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। इस वक्त वो आदमी गेट पर अकेला था। उसका दूसरा साथी कांटे में था और तीसरा आदमी बाहर गया हुआ था। सुबह जब उसने समीना से छेड़छाड़ की थी तो समीना मुस्कुरा दी थी और उसने 10 रुपए भी कबूल कर लिए थे, जिससे उस शख्स का हौसला बढ़ा था और अब उसे गेट के साथ वाले कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। समीना ने बड़ी मुश्किल से उसे टाला था। यह बात तो समीना के लिए इत्मीनान का बायस थी कि वो पहचानी नहीं गई थी।
पहली बात तो ये थी कि वो बंजारन के बेस में थी और बंजारों का ये डेरा कई दिन से यहाँ लगा हुआ था, इसलिए उस पर कोई शुबा नहीं किया गया था। और दूसरी बात ये कि हाजी के गिरोह के निचली सतह के लोग उसे नहीं जानते थे। अगर उसने अपना उंगलियां बदला ना होता और असल शक्ल में होती तो भी वो लोग उसे पहचान ना पाते। बंजारों वाले ये सारा चक्कर इसलिए चलाया गया था कि समीना और शाहपरी 2 वारदातें कर चुकी थी और दोनों मर्तबा हाजी को पता चल गया था और उसने अपने आदमी को यकीनन तंबीह कर दी होगी कि दोनों औरतों पर निगाह रखी जाए। इन खदशात को पेश नजर रखते हुए ही इस डेरे वालों से सौदेबाजी की गई थी। दोपहर 3 बजे के बाद उस्मान और तफैल भी वापस आ गए। शाम को जब समीना पानी लेने आते में गई तो वो दोनों इस वक्त डेरे पर मौजूद थे। 2-3 दिन से आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, कभी कभार हल्की सी फुहार पड़ जाती। वैसे लगता था कि ये बादल बरसने के मूड में नहीं है। दूसरे दिन समीना पानी लेने के लिए आते में गई तो अल्लाह दीता नामी गन मैन ने फिर उसके साथ इसी किस्म की हरकत की थी और समीना हंसकर टाल गई थी। समीना की प्लानिंग दरअसल ये थी कि अल्लाह दीते के जज्बात को इस कदर भड़का दिया जाए कि जब समीना अपने साथियों के हमरा इहाते के अंदर दाखिल होना चाहे तो कोई रुकावट पैदा ना हो सके। उस रोज समीना ने यह बात खास तौर पर नोट की थी कि अल्लाह दीता फाटक के बाहर आकर बार बार डेरे की तरफ देखता रहा था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। 3 दिन गुजर गए। उस रोज दोपहर के वक्त जब समीना पानी लेने गई तो हल्की बारिश हो रही थी। अल्लाह दीता और उसका एक साथी गेट के साथ वाले कमरे में बैठे हुए थे, जबकि तीसरा साथी कॉटेज के बरामदे में बैठा हुआ था। समीना पानी भरने के लिए कमरे की पिछली तरफ नल के पास गई तो अल्लाह दीता भी उसके पीछे ही आ गया। हस्बे मामूल उसने समीना को 1-2 चुटकियां काटी, जूम मैनी जुमले कहे, फिर बोला, अगर बारिश तेज हो गई तो तुम लोग क्या करोगे? कहाँ जाओगे तुम लोग? क्या तुम हमें यहाँ रहने की जगह नहीं दोगे? समीना ने जवाब दिया, इतना बड़ा बंगला है और खाली पड़ा रहता है। ओए बंगला क्या, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है। अल्लाह दीते ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अकेली जब चाहो यहाँ आ सकती हो। आज रात को आ जाना, मैं तुम्हें अंदर से बंगला दिखाऊंगा। मेरे मर्द को पता चल गया ना तो वो मुझे मार डालेगा, समीना ने कहा। वो तो पहले ही कहता है कि पानी लेने के लिए अकेली यहाँ क्यों आती हो। आज रात मौका मिले तो आ जाना, मैं इंतजार करूंगा, अल्लाह दीते ने कहा। और ये महज इत्तेफाक की बात थी कि उस रात 8 बजे दोबारा हल्की बारिश शुरू हो गई। वो लोग छूलदारियों में बैठे रहे। 9 बजे के करीब बारिश में तेजी आ गई। तैयार हो जाओ, हम लोग इहाते के अंदर जा रहे हैं, समीना ने कहा। वो लोग अपनी गदड़ियां वगैरह समेट कर तैयार हो गए। समीना ने भी एक गदड़ी उठाकर उनके आगे आगे चलना शुरू कर दिया। बारिश खासी तेज हो गई। गेट के सामने पहुंचकर समीना जोर जोर से दरवाजा धड़धड़ाने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। वो अल्लाह दीता ही था। बारिश तेज हो गई है, हमें आज रात थोड़ी जगह दे दो, समीना बोली। आओ आओ अंदर आ जाओ। अल्लाह दीता फौरन ही रास्ते से हट गया। वो सब लोग अंदर आ गए। अल्लाह दीता ने दरवाजा बंद कर दिया। उसके दूसरे साथी भी गेट के साथ वाले कमरे से निकल आए थे। अल्लाह दीता समीना और उसके साथियों को कॉटेज के बरामदे में ले आया। इसी दौरान वो सब लोग भीग गए। उनके कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था। इसी दौरान अल्लाह दीते के दूसरे साथी भी वहां आ गए। वो हवस भरी नजरों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। बारिश की बौछार तिरछी थी, जिससे बरामदे में भी पानी आ रहा था। ओए कादर, अल्लाह दीते ने एक साथी को मुखातिब करते हुए कहा, दरवाजा खोलकर अंदर पड़ा हुआ कालीन समेट दे। बरामदे में तो ये लोग भीगते रहेंगे, अगर कोई आ गया तो। कादर ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। इतनी तेज बारिश में कौन आएगा? अल्लाह दीते ने कहा, तू दरवाजा खोल, अगर कोई आ गया तो मैं देख लूंगा। कादर ने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल होकर फर्श पर बिछा हुआ कालीन समेटने लगा। कालीन समेटकर उसने ट्यूब लाइटें जला दी। अल्लाह दीता उन्हें अंदर ले आया। यहाँ गदरियां बिछाकर बैठ जाओ, हम अभी आते हैं, अल्लाह दीते ने कहा। वो लोग बरामदे में जाकर खड़े हो गए और आपस में खुसर खुसर करने लगे। इन लोगों को तुमने अंदर बुला लिया है, लेकिन इनके साथ जो आदमी है उनका क्या करोगे? कादर ने सरगोशी की। उनका भी बंदोबस्त कर लेंगे, अल्लाह दीते ने कहा। अभी इन्हें जरा टिकने तो दो। आज ये दोनों लौंडियां बचकर नहीं जा सकेंगी। अंदर 9 लखा वगैरह ने गदड़ियां फर्श पर बिछा दी। उनके भीगे हुए कपड़ों की वजह से गदड़ियां भी भीग गई थी। इसी दौरान अल्लाह दीता दोबारा अंदर आया। वो 9 लखा की तरफ देखते हुए बोला, मैं दूसरे कमरे खोल देता हूँ, कपड़ों का पानी नुचड़ जाए तो अंदर जाकर आराम से बिस्तरों पर लेट कर सो जाना, मेहरबानी माई बाप। 9 लखा ने शुक्रगुजार अंदाज में कहा। अल्लाह दीता ने 2 कमरों के दरवाजे खोल दिए। कुछ देर बाद 9 लखा, उस्मान और तफैल उसके साथ वाले कमरे में चले गए। अल्लाह दीता ने बाहर निकलते हुए बड़ी फुर्ती से दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। उस्मान वगैरह अंदर से दरवाजा धड़धड़ाने लगे। शोर मचाते रहो, बारिश में कोई आवाज सुनेगा नहीं, अल्लाह दीता चीखा। बरामदे में खड़े हुए कादर और उसका साथी भी हाल कमरे में आ गए। वो तीनों समीना और शाहपरी की तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों खौफजदा अंदाज में पीछे हटने लगी। रदिया बुढ़िया के बेस में थी, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। नर्स रदिया ने मौका पाकर अपनी गदरी में से पिस्तौल निकालकर हवाई फायर कर दिया। उसे यकीन था कि बारिश के शोर में गोली की आवाज इस काटे से बाहर नहीं निकली होगी। अल्लाह दीता वगैरह भी फायर की आवाज सुनकर चौंक गए। हाथ उठा लो तुम लोग, अगर किसी ने अपनी जगह से हरकत की तो गोली मार दूंगी, नर्स रदिया गुर्राई। उन तीनों ने हाथ उठा दिए। उन्हें अफसोस हो रहा था कि वो अपनी राइफलें गेट के साथ वाले कमरे में ही छोड़ आए थे। समीना ने दौड़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया।
عثمان وغیرہ باہر آ گئے. ان تینوں کے ہاتھوں میں پستول تھے. باندھ دو ان حرام زادوں کو, نولکھا چیخا. عثمان اور طفیل قادر اور اس کے ساتھی کو باندھنے لگے. رسیاں ان کی گدریوں میں موجود تھی. اللہ دیتا ہاتھ اٹھائے ایک طرف کھڑا تھا. عثمان قادر کو باندھنے کے بعد جیسے ہی ایک طرف مڑا, اللہ دیتا نے اس پر چھلانگ لگا دی. عثمان بے خبری میں اس کی زد میں آ گیا. وہ نیچے گرا تھا لیکن اس نے فوراً ہی پستول نکال دیا, لیکن اس کے باوجود اسے فائر کرنے کا موقع نہیں مل سکا. اللہ دیتا نے اس کے پستول والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا. ان دونوں میں پستول کے لیے کشمکش ہونے لگی. سمینہ اور نولکھا وغیرہ دلچسپ نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. دفعتاً کمرے میں فائر کی آواز گونجی. اس کے ساتھ ہی عثمان کی چیخ بھی سنائی دی. دونوں کی کشمکش میں ٹرائیگر دب جانے سے گولی چل گئی تھی جو عثمان کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست ہوئی. اللہ دیتا ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. نولکھا وغیرہ نے اسے فوراً ہی چاروں طرف سے پستولوں کی زد میں لے لیا. اللہ دیتا کو اپنا پستول پھینکنا پڑا اور پھر وہ بڑی حیرت سے عثمان کی لاش کو دیکھنے لگا. دھینگا مشتی میں عثمان کی گچھے دار مونچھیں اتر گئی تھی جو ٹھوڑی پر لٹکی ہوئی تھی. اللہ دیتا نے جان کر وہ مونچھیں کھینچ لی. تھانے دار عثمان, اس کے منہ سے حیرت سے نکلا. اگر تم نے اسے پہچان لیا تو مجھے بھی پہچان لو, میں سمینہ ہوں. سمینہ نے کہا, ڈرو نہیں, ہم تم میں سے کسی کو ماریں گے نہیں. تم لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, لیکن اگر تم اپنی جان گنوانا نہیں چاہتے تو طے خانے کا راستہ بتا دو. انکار کی صورت میں تمہاری کھوپڑی اڑا دی جائے گی. سمینہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کو حرکت دینے لگی. اللہ دیتا کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی, لیکن اسے طے خانے کا راستہ بتانا ہی پڑا. وہ انہیں ایک کمرے میں لے گیا اور دیوار میں نصب الماری کے پیچھے طے خانے کا خفیہ راستہ کھول دیا. طے خانے میں ہیروین کے پیکٹ بھرے ہوئے تھے. سمینہ کے اندازے کے مطابق وہ ہیروین 1 ٹن سے کم نہیں ہو سکتی تھی. وہ سب مل کر ہیروین کے پیکٹ پھاڑ پھاڑ کر زمین پر پھینکنے لگے. اس کام میں انہیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا. گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران سمینہ نے بڑی گہرائی سے حادثے کا مشاہدہ کیا تھا. برآمدے کے سامنے لان کے قریب بھی ایک نل لگا ہوا تھا اور وہاں لان کو پانی دینے کے لیے تقریباً 100 فٹ لمبا ایک پائپ بھی پڑا تھا. سمینہ نے پائپ کا ایک سرا نلکے میں پھنسا کر نلکا کھول دیا اور دوسرا سرا لے کر طے خانے میں آ گئی. پانی کی دھار خاصی موٹی اور تیز تھی. وہ ہیروین کے ڈھیر پر پانی ڈالنے لگی. آدھے گھنٹے میں ساری ہیروین پر پانی پڑ گیا. اس نے پائپ ہیروین کے ڈھیر پر چھوڑ دیا اور وہ لوگ اللہ دیتا کو لے کر طے خانے سے باہر آ گئے. طے خانے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا. آ میرے عاشق, سمینہ اللہ دیتا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی, میں تمہیں اپنے پیار کی ڈوری میں اس طرح باندھوں گی کہ بس بندھے ہی رہ جاؤ گے. نولکھا اللہ دیتا کو پستول کی زد پر لیے رہا اور سمینہ نے اللہ دیتا کو بھی باندھ کر فرش پر ڈال دیا. چلو ہمارا کام ختم ہو گیا, سمینہ بولی. حاجی کو اطلاع مل گئی تو اس مرتبہ وہ یقیناً پاگل ہو جائے گا. وہ کچھ دیر انسپیکٹر عثمان کی لاش کی طرف دیکھتے رہے. اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں نہیں مرا تھا. باہر والے پھاٹک سے نکلنے سے پہلے نرس رضیہ نے اپنی سفید بالوں والی وگ اتار کر پھینک دی. وہ لوگ پھاٹک سے نکل کر سڑک پر آ گئے اور موسلادھار بارش میں راوی کے پل والے چوک کی طرف چلنے لگے. بارش تیز ہو گئی. وہ لوگ پانی میں بھیگے راوی پل والے چوک پر پہنچ گئے. عام طور پر یہاں سڑک پر لوگوں کا ہجوم رہتا تھا. شہر سے باہر جانے والی بسیں بھی کھڑی رہتی تھی, لیکن اس وقت کوئی بس نظر نہیں آ رہی تھی. اس سڑک کے موڑ پر ایک پیٹرول پمپ تھا اور چند دکانیں تھیں جن میں 2-3 ہوٹل بھی تھے. جو لوگ بارش شروع ہونے سے پہلے بسوں کے انتظار میں سڑک پر کھڑے تھے وہ بارش سے بچنے کے لیے ہوٹلوں, دکانوں کے صاحبانوں اور پیٹرول پمپوں کے لمبے چوڑے شیڈ کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے. سمینہ اور نولکھا وغیرہ بھی پیٹرول پمپ کے شیڈ کے نیچے آ گئے. نرس رضیہ بڑھیا کے بیڈروم میں تھی. اس کے بال برف کی طرح سفید تھے. اس نے سرخ پھولوں والی چھینٹ کا ڈھیلا ڈالا سا کرتا اور بڑے گھیرے والی شلوار پہن رکھی تھی, جبکہ سمینہ اور شاہ پری نے سیاہ وائل کی قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی. آس پاس کھڑے ہوئے لوگ للچائی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے. سمینہ کی چنری بھی پانی میں تر تھی. وہ چنری اتار کر اسے نچوڑنے لگی تو کچھ دور کھڑا ہوئے ایک آدمی چلنے میں اس کی طرف دیکھتا رہا, پھر اس کے قریب آ گیا. سمینہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بنجارنوں اور خانہ بدوشوں قسم کی عورتوں کے ساتھ لوگ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ اس قبیل کی عورتیں گھنونا دھندا بھی کرتی تھی. چند روپوں کے لیے اپنے آپ کو غیر مردوں کے حوالے کر دینے میں کوئی آر نہیں سمجھتی تھی. لیکن سبھی عورتیں تو ایسی نہیں ہوتی. انہی میں بعض عورتیں تو اپنی عزت کے لیے جان تک کی بازی لگا دیتی ہیں. اور سمینہ تو ظاہر ہے بنجارن تھی ہی نہیں. اسے لوگوں کی اس قسم کی حرکتیں برداشت کرنا تھی اور چبھتے ہوئے جملے سننا تھے. لیکن اس وقت وہ اس شخص کی نظریں برداشت نہیں کر سکی تھی. کیا بات ہے رے, وہ اس شخص کو گھورتے ہوئے بولی, تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ میں تو اکیلا رہتا ہوں, اگر تم چلی چلو تو میرے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے رونق ہو جائے گی. جو مانگو گی دوں گا. اچھا یہ بات ہے, سمینہ نے کہتے ہوئے چنری نچوڑ کر سر پر ڈالی اور اچانک ہی اس شخص کے منہ پر تباچا جڑ دیا. چٹاک کی آواز سن کر آس پاس کھڑے ہوئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اس شخص کو غالباً سمینہ کی سرویے کی توقع نہیں تھی. وہ ایک دم بدحواس ہو گیا اور پھر اس نے سنبھلنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگائی. تیری یہ مجال ذلیل عورت, اس نے تیش میں آ کر گراتے ہوئے سمینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا. سمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا.
जलील होगी तेरी माँ, तेरी बहन, वो गुर्राई। क्या समझता है तू अपने आप को? बहुत जवानी आ गई है ना तेरे में। मैं अभी तुझे बताती हूँ तेरे अंदर कितनी मर्दानगी है। समीना ने उस शख्स की कलाई मरोड़ दी। उस शख्स को यूं लगा जैसे उसकी कलाई यानी शिकंजे में जकड़ी गई हो। उसके चेहरे पर कर्ब के तासरात उभर आए और वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तफैल करीब ही खड़ा था। उसने लपक कर उस शख्स को गिरेबान से पकड़ दिया। नौलखा भी करीब आ गया। उसने आओ देखा ना ताओ उस शख्स के 2-3 हाथ भी जड़ दिए। जिसामत और उलिये से वो किसी खाना बदोश कबीले का सरदार ही लगता था। बंजारों वाला लिबास, सर पर बंधा हुआ रुमाल और गले में मोटे मोटे रंग बिरंगे मोतियों वाली 3-4 मालाएं। बड़ी बारोब शख्सियत थी उसकी। हया कर ओए, वो उस शख्स को एक और हाथ जड़ते हुए बोला। तुम जैसे बेगैरतों ने तो शरीफ लोगों की जिंदगी आराम कर रखी है। तू क्या समझता है हम जैसे बंजारों की कोई इज्जत नहीं होती? हम गरीब जरूर हैं लेकिन तुमसे ज्यादा इज्जतदार हैं। हम अपनी औरतों की तरफ मैली नजरों से देखने वालों की आंखें निकाल देते हैं। कुछ और लोग भी इर्द गिर्द जमा हो गए। बाद लोग तो उस शख्स को बुरा भला कह रहे थे और बाद समीना वगैरह पर ही जुमले कस रहे थे। बात बढ़ रही थी लेकिन 2-3 संजीदा और बुर्दबार किस्म के आदमियों ने मामला रफा दफा करा दिया। वो नौजवान जिसने समीना को छेड़ने की कोशिश की थी, बारिश के रुकने का इंतजार किए बगैर उन्हें धमकियां देता हुआ मोटरसाइकिल पर सवार होकर चला गया। नौलखा समीना वगैरह को लेकर एक तरफ खड़ा हो गया और मुसलसल बुड़बड़ाता रहा। बारिश किसी तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि इसमें कुछ और शिद्दत आ गई थी। समीना वगैरह को अंदेशा था कि अगर हाजी के आदमियों में से कोई बंद रोड वाले उस साथे में पहुंच गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इनके दिलों में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। उस अड्डे की तबाही का राज खुल जाने के बाद हाजी के आदमी उस तूफानी बारिश में भी इनकी तलाश शुरू कर देंगे। समीना वगैरह ऐसी जगह पर खड़े थे जहां से बंद रोड पर निगाह रखी जा सके। बारिश तेज होने के बावजूद सड़कों पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक जारी था लेकिन गाड़ियों की रफ्तार बहुत कम थी। वो लोग बंद रोड की तरफ से आने वाली हर गाड़ी को बड़ी तवज्जो से देख रहे थे। सफेद रंग की एक कार को बंद रोड की तरफ से आते देखकर नौलखा चौंक सा गया। वो गहरी नजरों से उस कार को देखता रहा। कार की रफ्तार बहुत कम हो गई थी।